नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का लेक्चर नंबर 75 ऑफ फिजिक्स ऑप्शनल फॉर यूपीएससी सीएसई। और ये लेक्चर नंबर 75 में हम यहाँ से शुरू करने वाले हैं जो कि है रिलेशंस बिटवीन इलास्टिक कांस्टेंट्स। और सबसे पहले हम देखेंगे यंग्स मॉड्यूलस के कि वाई के और सिग्मा के बीच में रिलेशन, ठीक है ना। बल्क मॉड्यूलस के, यंग्स मॉड्यूलस वाई और पॉइजन्स रेशो सिग्मा के बीच में रिलेशनशिप देखने वाले हैं। और ये जो क्वेश्चन है ये बार बार रिपीटेडली पूछा गया है यहाँ पे 1991 से अगर लेके, तो अगर आप देखोगे 2021 तक, तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये 5 बार पूछा जा चुका है, ठीक है ना। 5 times इट हैज़ बीन आस्क्ड, ऑल्दो आई हैव रिटन ओनली 2008। वो इसलिए क्योंकि 2008 के बाद शायद इसको नहीं पूछा गया, लेकिन अगर देखोगे तो पूछा गया है 5 बार, ठीक है ना। So it is a highly repeated question. Okay. So relation between Young's modulus Y, bulk modulus K and Poisson ratio sigma. Okay. और अगर आप ये तो बाय द वे 75th क्लास है। अगर किसी ने शुरू के 74 क्लासेस नहीं देखे होंगे तो शायद उसको समझने में दिक्कत आ सकती है। तो मैं तो यही गुजारिश करूँगा कि आप देख के आएँ शुरू के 74 लेक्चर्स। एक्चुअली दे आर नॉट 74, बीच बीच में मैंने और भी किसी के लेक्चर डाले जो 11th-12th के टॉपिक्स है, वो बीच बीच में मैंने डाले हैं उसमें। अगर 11th-12th के टॉपिक में बीच बीच में डालूंगा तो दूसरों के वीडियो डालने से वो अराउंड 82 लेक्चर है आई थिंक। ओके, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 82 है, ठीक है। तो वो 82 लेक्चर पहले देख के आ जाना। मेरे द्वारा बनाया हुआ ये 75th लेक्चर है बाय द वे, ठीक है। सो प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगी और प्लेलिस्ट जो है कमेंट में भी मिलेगी। और टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, क्योंकि टेलीग्राम पे जो है मेरा जो प्रॉमिस था कि डायस एकेडमी की ट्यूटोरियल शीट सॉल्व करके टेलीग्राम पे प्रोवाइड करूँगा, वो काम जारी है। और मैं इतने दिन का जो वीडियो में गैप आया है, इतने दिन बाद, करीब 14 दिन बाद वीडियो आ रही है, उसके पीछे कारण भी यही है कि डायस एकेडमी की ट्यूटोरियल शीट जो है उसके सोल्यूशन मैं लिख रहा था, स्वयं लिख रहा था, ठीक है। तो ऑब्वियसली इट विल टेक टाइम। अभी किसी स्टूडेंट को बोल देता लिख के दे दे मुझे, तो द थिंग वुड हैव बीन ईजी। बट प्रॉब्लम कहाँ आती है फिर? अब वो स्टूडेंट तो स्टूडेंट होता है, वो एस्पिरेंट होता है, ठीक है। कोई 5 साल पढ़ा हुआ व्यक्ति है और एक एस्पिरेंट है, उसके आंसर लिखने में तो फ़र्क पड़ेगा ही, ठीक है ना। सो इसीलिए मैं खुद ही लिखने वाला हूँ। और वो डायस एकेडमी की ट्यूटोरियल शीट आपको सॉल्व मिल जाएगी। काफ़ी लोगों ने मुझे बोला है उसके बारे में, मिलेगी, लेकिन यू विल हैव टू वेट फॉर इट। ओके, यू विल हैव टू वेट फॉर इट टिल द मंथ ऑफ सितंबर, बिकॉज आई एम नॉट गेटिंग टाइम एट ऑल। ओके, अभी वो करने बैठा तो वीडियो नहीं बन पा रही थी, वीडियो बनाऊंगा तो वो करना मुश्किल होता है। तो द थिंग इज, इवन आई एम अ मैरिड पर्सन, सो आई हैव टू मीन्स फैमिली की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरे ऊपर, ठीक है। सो द थिंग इज लाइक दैट। ओके, सो वाई के और सिग्मा के बीच में रिलेशन देखते हैं। यहाँ पे ब्रैकेट नहीं आया है, ठीक है, ये ब्रैकेट बना लेना, ठीक है। y इक्वल टू 3k इंटू 1 - 2 सिग्मा, ठीक है ना। y इक्वल टू 3k इंटू 1 - 2 सिग्मा 2008 का क्वेश्चन है भाई साहब। डिडक्शन, कंसीडर ए क्यूब। देखो अब ये क्यूब जो है, इसका नाम बताओ कैसे लोगे। अभी मैं क्या मानता हूँ कि ये वाला जो, इसको ओरिजिन मान लिया, पीछे वाले पॉइंट को, ठीक है ना। तो पीछे वाला पॉइंट ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस से मान लिया इसको, ये वाई एक्सिस से मान लिया, ठीक है। और ये जेड एक्सिस से मान लिया, ठीक है ना। ये जेड एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है सपोज, ठीक है ना। सो जेड एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो आपको नजर आ रही है यहाँ पे, ये क्यूब के 3 साइड को मैंने एक्सिस मान लिया है और बाकी का क्यूब इन 3 एक्सिस के सहारे खड़ा है, ठीक है। अब ए बी सी जेड, ये एक फेस हो गया क्यूब का, ठीक है ना। वाई डी एक्स ओ, ये दूसरा फेस हो गया क्यूब का, ठीक है ना। समझ में आ रही बात मेरी, ठीक है। सो एंड रिमेंबर वन थिंग, इन दैट थिंग, वो जो डायस एकेडमी की ट्यूटोरियल शीट जो सॉल्व मिलेगी, उसमें इनफैक्ट आई विल पुट सम मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन ऑल्सो, सो डोंट वरी फॉर इट, ठीक है ना। सो वो मैं डाल दूंगा समय रहती ही, ठीक है। तो ये ऐसा है। तो डिडक्शन, कंसीडर क्यूब
ये हो गया। अब यहाँ पे क्यूब जो है हमने यूनिट साइड का माना है भाई साहब। यूनिट साइड का मतलब क्या होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे आपको उसमें जाने की जरूरत नहीं है कि यूनिट मतलब तो 1 होता है, पता है सर, लेकिन 1 सेंटीमीटर है कि 1 मीटर है, अरे उसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। मीटर है कि सेंटीमीटर है उसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम यहाँ पे न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर रहे क्योंकि, ठीक है ना, हम यहाँ न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर रहे। न्यूमेरिकल सॉल्व करते तो सेंटीमीटर है कि मीटर है उसका फर्क पड़ता, लेकिन यहाँ पे तो हम केवल और केवल डिडक्शन कर रहे हैं फॉर्मूला का, इस रिलेशनशिप का डिडक्शन कर रहे हैं। अब इस रिलेशनशिप का अगर आप डिडक्शन कर रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है कि यूनिट क्यूब लो तो चाहे 1 मीटर का यूनिट क्यूब ले लो, चाहे 1 सेंटीमीटर का ले लो, चाहे 1 हेक्टोमीटर का ले लो, चाहे 1 किलोमीटर, चाहे 1 डेकामीटर, चाहे 1 डेसीमीटर, ठीक है ना, कुछ भी लो, फर्क तो कुछ पड़ने वाला है नहीं, ठीक है। तो यूनिट यानी कि यूनिट ही लिख के आना एग्जाम में, नहीं तो यहाँ पे कुछ बच्चे 1 मीटर लिख के आते हैं और मार्क कट जाते हैं, ऐसे छोटी मोटी चीज़ों के भी मार्क कटते हैं, ठीक है ना। तो यूनिट साइड है तो यूनिट साइड ही लिखो, उसको अननेसेसरी मीटर सेंटीमीटर मत करो, ठीक है। सो कंसीडर ए क्यूब ऑफ यूनिट साइड, ठीक है ना, यूनिट क्यूब है, ठीक है। अब फोर्स P जो है ये नॉर्मली एक्ट कर रहा है, ठीक है ना, नॉर्मली एक्ट कर रहा है फोर्स P। ये देखो सारे के सारे फोर्स P है। अब देखो ये वाला जो फेस है, कौन सा फेस, BDXC, ठीक है ना, BDXC, ये BDXC पे जो है फोर्स लग रहा है P, ठीक है ना, ये फोर्स P लग रहा है BDXC पे, ठीक है। फिर जो YDXO है जो पीछे की ओर है, ये जो आपके मोबाइल के स्क्रीन के प्लेन के पीछे की ओर जो प्लेन दिख रहा है ना, आपके मोबाइल के स्क्रीन के पीछे जो है वो YDXO है, उसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो भी P है, ठीक है, वो पीछे की ओर है, ठीक है। ये ऊपर वाले फेस पे P लग रहा है। नाउ ऑल ऑफ दिस P फोर्सेस एक्टिंग, ठीक है ना, जानबूझ के P नोटेशन लिया है फोर्स के लिए। फोर्स के लिए जनरली हम F नोटेशन लेते हैं, ठीक है ना, फोर्स के लिए जनरली F नोटेशन लिया जाता है, पर यहाँ पे जानबूझ के मैंने P नोटेशन लिया है फोर्स के लिए। ऐसा क्यों, सोचो जरा। वो इसलिए क्योंकि आपको फोर्स अपॉन एरिया निकालना है, ठीक है ना, स्ट्रेस के लिए, ठीक है ना। अभी बताया था देखो पिछले क्लासेस में भाई, ये देखो स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया होता है, ठीक है ना। फोर्स अपॉन एरिया होता है स्ट्रेस, और आप यहाँ पे P फोर्स अपॉन एरिया यहाँ लिख रहे हो, P का वैल्यू किसके बराबर आएगा, F/A के बराबर आएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे आपने ये जो है ये देखिए ना, अब यहाँ पे आपने F का वैल्यू P के बराबर ले लिया क्योंकि यहाँ पे एरिया जो है 1 के बराबर है, ठीक है ना। तो 1 यूनिट का अगर फेस है तो 1 × 1 इसका एरिया हो जाएगा, 1 × 1 यूनिट स्क्वायर, 1 × 1 यूनिट स्क्वायर एरिया हो जाएगा, तो 1 × 1 यानी कि 1 होगा, ठीक है ना। समझ में आ रही बात मेरी। तो इसलिए जानबूझ के प्रेशर की तरह दिखने वाला फोर्स है ना ये। अरे भाई फोर्स जो है, आप फोर्स लगा रहे हो यूनिट एरिया पे लगा रहे हो ना, आपने यूनिट क्यूब लिया है, जानबूझ के यूनिट क्यूब लिया है, तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है भाई साहब, 1 1 1 1। स्क्वायर का एरिया क्या होता है, यूनिट क्यूब है इसलिए ये 1 1 के लेंथ है चारों। स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर, ठीक है ना, तो 1 का स्क्वायर यूनिट स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ये इसका एरिया हो गया, ठीक है, बेसिकली 1 यूनिट स्क्वायर। अब आप जब भी लिखोगे तो स्ट्रेस को लिखोगे F/A, स्ट्रेस को F/A लिखोगे तो आप ही बताना मुझे कि F/A प्रेशर के बराबर होता है, लेकिन आपने यहाँ पे A1 ले रखा है तो F = P दिख रहा है बेसिकली, ठीक है ना, प्रेशर के समान नजर आ रहा है आपका फोर्स, ठीक है ना। इसलिए वहां पे F की नोटेशन की जगह पे P का नोटेशन यूज किया गया है, ठीक है ना। F की नोटेशन की जगह पे P का नोटेशन क्यों आया वो होपफुली समझ में आ गया होगा बात, ठीक है, ओके। सो डिडक्शन करना है, ये हो गया, ठीक है। नाउ फोर्स P जो है एक्ट्स नॉर्मली आउटवर्ड्स ऑन ईच ऑफ द 6 फेसेस, जो ईच ऑफ द 6 ही फेस होते हैं भाई क्यूब को, तो ईच ऑफ द 6 फेसेस, ऐसा वर्ड टू वर्ड समझो भाई। फोर्स P एक्ट्स नॉर्मली मतलब क्या, 90 डिग्री के एंगल पे, ठीक है ना, 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए, ठीक है। तो 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए आप फोर्सेस लगा रहे हो, ठीक है, नॉर्मली लगा रहे हो और आउटवर्ड लगा रहे हो, ठीक है। आउटवर्ड लगा रहे हो, नहीं तो इनवर्ड भी लगा सकते थे ना, इनवर्ड भी लगा सकते थे, रोका किसने था। लेकिन वही बात है
कि फिर वो फॉर्मूले डिराइव करने में फिर निगेटिव साइन वगैरह आ जाएगा, ठीक है। पर ये नहीं, रिलेशन तो डिराइव हो जाएगा नो डाउट, लेकिन फिर कॉम्प्लिकेट क्यों करें हम चीज़ों को, ठीक है ना। तो इसलिए हमने आउटवर्ड की ओर फोर्स लगता हुआ रखे हैं, ठीक है ना। तो नॉर्मली आउटवर्ड लग रहा है हर एक 6 फेसेस पे। ईच फोर्स प्रोड्यूसेस एक्सटेंशन इन इट्स ओन डायरेक्शन, इसका मतलब समझ लेना। ईच फोर्स प्रोड्यूसेस एक्सटेंशन इन इट्स ओन डायरेक्शन एंड कंप्रेशंस इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन, इसका मतलब समझ लेना, ठीक है ना। अब ये सपोज ईच फोर्स मतलब ईच का मतलब प्रत्येक। अभी ये वाला देखेंगे तो ये वाला फोर्स P जो है ये एक्स डायरेक्शन के अलॉन्ग लग रहा है, ठीक है ना। एक्स डायरेक्शन के अलॉन्ग लग रहा है तो ये एक्सटेंशन प्रोड्यूस करेगा इस डायरेक्शन में, एक्स के अलॉन्ग एक्सटेंशन प्रोड्यूस करेगा। और ये जो वाई और जेड डायरेक्शन होंगी इसके अलॉन्ग कंप्रेशन प्रोड्यूस करेगा, ठीक है ना। आप खुद ही इमेजिन करो एक क्यूब को, ठीक है ना। आप जैसे फोर्स लगाते हो क्यूब के, जैसे ये वहाँ यहाँ पे जो क्यूब दिख रहा है आपको, हालांकि यहाँ पे इनको भूल जाओ अभी के लिए, ठीक है ना। बाकी के जो पी है इनको भूलो, ठीक है। ये वाला पी भूलो, ये वाला पी भूलो, अभी के लिए भूल जाओ, ठीक है। ये वाला मत भूलना, ठीक है। ये वाला मत भूलना, ठीक है। तो मान लो ये वाला पी है और ये वाला पी है, सिर्फ ये सब चलेगा, ठीक है। तो बताना मुझे कि ये जो है ये इस डायरेक्शन में, ये ए बी में किस में इलांगेशन आएगा, ए बी में इलांगेशन आएगा। ये वाई और डी है, वाई डी में इलांगेशन आएगा, ठीक है ना। जेड और सी है तो जेड सी में इलांगेशन आएगा। जो भी एक्स के अलॉन्ग है उसमें इलांगेशन आ जाएगा, ठीक है ना। और कंप्रेशन कहाँ कहाँ पे आएगा, ओ जेड के अलॉन्ग कंप्रेशन आएगा क्योंकि ये जेड डायरेक्शन के अलॉन्ग है, ठीक है ना। ओ वाई के अलॉन्ग कंप्रेशन आएगा क्योंकि ये वाई डायरेक्शन के अलॉन्ग है, ठीक है ना। तो जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन होंगे एक्स के, एक्स डायरेक्शन के अलॉन्ग जब भी फोर्स लगाओगे आउटवर्ड नॉर्मली, तो उसके जो दूसरी जो 2 परपेंडिकुलर डायरेक्शन होंगी जेड एक्स के अलावा वाली जो दूसरी 2 परपेंडिकुलर डायरेक्शंस होंगी, दोज विल कंप्रेस एक्चुअली, ठीक है ना। वहां पे कंप्रेशन होगा, ठीक है। सो दिस इज द थिंग, ठीक है। सो ईच फोर्स प्रोड्यूसेस एक्सटेंशन इन इट्स ओन डायरेक्शन में एक्सटेंशन करता है और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कंप्रेशन करता है। सिमिलरली अगर मैं बात करूं जो वाई डायरेक्शन के अलॉन्ग जो फोर्स लग रहा है, ठीक है ना, वाई डायरेक्शन के अलॉन्ग जो फोर्स लग रहा है वो भी वाई डायरेक्शन के अलॉन्ग इलांगेशन करेगा, एक्स और जेड के अलॉन्ग कंप्रेशन करेगा। जेड डायरेक्शन के अलॉन्ग जो फोर्स लग रहा है ये वाला, ये जेड डायरेक्शन के अलॉन्ग इलांगेशन करेगा और वाई और एक्स डायरेक्शन के अलॉन्ग कंप्रेशन करेगा, ठीक है ना। समझ में आ गई होगी बात। तो दिस इज द थिंग। So this thing has been written in its own direction, compression in perpendicular direction. Thus the forces acting parallel to x-axis on the planes BDXC and AYOZ, ठीक है ना। Parallel to x-axis BDXC and क्या बोलते हैं AYOZ, ठीक है ना। BDXC AYOZ कौन से 2 फेसेस है, ये BDXC है, ये AYOZ है, ठीक है ना। तो ये जो 2 फेसेस है यहाँ पे समझो आप लगा रहे हो फोर्स, ठीक है। तो बताना मुझे BDXC और AYOZ प्रोड्यूस करते एक्सटेंशन अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है ना। ये जो दोनों है ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस वाला है, इनके परपेंडिकुलर है, ठीक है। ये दोनों प्लेन के एक्सटेंशन प्रोड्यूस करता अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है ना। ये दोनों प्लेन के परपेंडिकुलर ही है ना भाई। ये देखो BDXC के परपेंडिकुलर है ये एक्स डायरेक्शन के अलोंग वाला, AYOZ के परपेंडिकुलर है ये एक्स डायरेक्शन के अलॉन्ग वाला, ठीक है ना। सो दिस इज प्रोड्यूसिंग, बेसिकली क्या प्रोड्यूस कर रहा है, एक्सटेंशन प्रोड्यूस कर रहा है अलॉन्ग एक्स एक्सिस एंड कंप्रेशन प्रोड्यूस कर रहा है अलॉन्ग वाई एंड जेड एक्सिस, ठीक है ना। सो दिस इज द थिंग। नाउ वाई इक्वल टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, अभी तो बताया था भाई पिछले क्लास में यंग्स मॉड्यूलस का डेफिनेशन। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस डिवाइडेड बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इज द डेफिनेशन ऑफ क्या बोलते हैं यंग्स मॉड्यूलस, ठीक है ना। तो यंग्स मॉड्यूलस के डेफिनेशन से अगर हम जाते हैं तो ये आता है, अब इस लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का जो है फॉर्मूला किसके बराबर होता है भाई। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का फॉर्मूला किसके बराबर होगा, देखो भाई पीछे जाओ देखो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का फॉर्मूला किसके बराबर होगा, डेल्टा एल बाय एल, यानी फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ, ठीक है ना। फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ यानी क्या होता है, चेंज इन लेंथ पर यूनिट लेंथ, ठीक है ना। डेल्टा एल बाय एल इज द फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ, यानी कि चेंज इन लेंथ पर यूनिट लेंथ, ठीक है ना, दैट इज कॉल्ड एज फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ।
तो अभी तुम यहाँ पे क्या बोल रहे हो, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस बोल रहे हो और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन बोल रहे हो, ठीक है ना। तो वही वाला लगेगा, स्ट्रेस तो फोर्स अपॉन एरिया होता है। अब यहाँ पे फोर्स जो है पी के बराबर ले रखा आपने, एरिया तो यूनिट एरिया है तो पी बाय 1 हो जाएगा, एफ बाय ए है ना। अरे भाई लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस किसके बराबर होगा, एफ बाय ए के बराबर स्ट्रेस होता है। एफ को पी के बराबर ले रखा आपने, ए को यूनिट एरिया के बराबर लिखा है तो पी बाय 1 होगा। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन किसके बराबर होगा, ये इसको इधर ले जाओ राइट हैंड साइड में और वाई को नीचे लेके आओ, ठीक है ना। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन जो है किसके बराबर आएगा, पी बाय 1 बाय वाई, ठीक है ना। समझ में आ गई होगी होपफुली बात, इतना लेवल तो होना ही चाहिए भाई, ठीक है। लेकिन देखो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस पी बाय 1 के बराबर होगा, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन जो है यहाँ पे किसके बराबर होगा, ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन ही होगा, ठीक है ना। अब इसको पूरे को लेफ्ट हैंड साइड लेके जाओ और ये वाई को इधर डिनोमिनेटर में लेके आओ, तो यही चीज मिलेगी जो यहाँ लिखी है नीचे, ठीक है ना। तो वही चीज मिलेगी जो नीचे लिखी है, ठीक है। तो लिखी हुई चीज मिल गई। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इक्वल टू पी बाय 1 डिवाइडेड बाय वाई, ठीक है ना। तो एरिया तो है 1 के बराबर, ठीक है। तो पी बाय 1 यानी कि पी आएगा, ठीक है। तो पी बाय वाई, ठीक है ना। तो जानबूझ के पी लिया था क्योंकि पी यानी प्रेशर के समान लगने वाला ही फोर्स है यहाँ पे। यूनिट एरिया है तो प्रेशर बोलो या फोर्स बोलो न्यूमेरिकली इक्वल आएंगे, यूनिट अलग आएंगे लेकिन न्यूमेरिकली मैग्नीट्यूड तो सेम ही आने वाला है फोर्स और प्रेशर का, ठीक है ना। सो इसलिए एफ को पी से दिखा दिया, वो तो बता दिया मैंने। अब देखो स्ट्रेन कैसे डिफाइंड होता है, स्ट्रेन कैसे डिफाइंड होता है, फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ पर यूनिट लेंथ से डिफाइंड होता है, ठीक है ना। ओरिजिनल लेंथ यानी कि फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ अलोंग एक्स डायरेक्शन डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ इन एक्स डायरेक्शन। अब आपको ये बहुत अच्छी तरीके से मालूम है कि ओरिजिनल लेंथ अलोंग एक्स डायरेक्शन यानी कि क्या, ओरिजिनल लेंथ तो भाई यूनिट क्यूब था ना, यूनिट क्यूब था तो ओरिजिनल लेंथ तो 1 ही होगी, तो ये तो x तो 1 के बराबर हो गया। तो डेल्टा x यानी कि एक्सटेंशन अलोंग एक्स डायरेक्शन, ठीक है ना। तो एक्सटेंशन अलोंग एक्स एक्सिस किसके बराबर आए, p बाय वाई के बराबर आए। समझ में आ रही है ना बात। तो एक्सटेंशन अलोंग एक्स एक्सिस किसके बराबर आए, p बाय वाई के बराबर आए, ठीक है। नाउ अगेन सिग्मा इक्वल टू लेटरल स्ट्रेन डिवाइडेड बाय लॉन्ग, अब ये पॉइजन्स रेशियो की डेफिनेशन से आया है। लेटरल स्ट्रेन डिवाइडेड बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इक्वल टू सिग्मा यानी कि पॉइजन्स रेशियो। अब यहां से लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का वैल्यू हमने उधर निकाल लिया है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का वैल्यू क्या निकाला है, पी बाय वाई के बराबर निकाला है। तो यहां पे पुट कर दो पी बाय वाई लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ठीक है ना। तो लेटरल स्ट्रेन किसके बराबर आएगा, सिग्मा इंटू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ठीक है ना। सिग्मा इंटू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन यानी कि पी बाय वाई, ठीक है। तो लेटरल स्ट्रेन इक्वल टू सिग्मा इंटू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, तो सिग्मा इंटू पी बाय वाई, ठीक है। अब यहाँ पे लेटरल स्ट्रेन का मतलब क्या है, पिछले क्लासेस में बताया था मैंने ऑल दो, लेकिन फिर से एक बार बता देता हूं कि जैसे ये आपकी रॉड होती थी ना, तो आपको यहाँ नीचे से फोर्स लगाते थे तो इसकी लेंथ बढ़ जाती थी, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी जो मोटाई घटी, ठीक है ना, ये साइड वाइज मोटाई घटी ना, नीचे फोर्स लगाने पे इलोंगेशन हुआ और साइड वाइज जो मोटाई है, मोटाई यानी इसकी विड्थ जो है, ठीक है ना, डायमीटर जो है या विड्थ जो है वो घट गई, कम हो गई। उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है लेटरल स्ट्रेन। ऐसी अवस्था में प्रोड्यूस होने वाला जो स्ट्रेन होता है उसको लेटरल स्ट्रेन कहा जाता है, ठीक है ना। तो लेटरल स्ट्रेन इक्वल टू सिग्मा इंटू पी बाय वाई यानी कि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन से मल्टीप्लाई कर दोगे। ये देखो, ये इसको इधर ले जाओ ना राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में इसको अकेला करो, ठीक है। सो लेटरल स्ट्रेन इक्वल टू सिग्मा इंटू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कहाँ से आया था तो घबराने की जरूरत नहीं है, पे निकाला है यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ठीक है। सो दैट्स द थिंग। सो कॉन्ट्रैक्शन, अब देखो भाई कॉन्ट्रैक्शन निकालना है हमको वाई और जेड एक्सिस के अलॉन्ग। अभी बताया था मैंने, जो एक्स वाला फोर्स है, जो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो फोर्स लग रहा है वो एक्स के अलॉन्ग एक्सपांशन करेगा, वाई और जेड के अलॉन्ग कंप्रेशन करेगा, ठीक है ना। फिर वाई के अलॉन्ग जो फोर्स होगा वो वाई के अलॉन्ग एक्सपांशन करेगा, ठीक है, और एक्स और जेड के अलॉन्ग कंप्रेशन करेगा, ठीक है ना। जेड के अलॉन्ग जो फोर्स होगा वो जेड के अलॉन्ग एक्सपांशन करेगा, वाई और जेड के अलॉन्ग कंप्रेशन, वाई और एक्स के अलॉन्ग कंप्रेशन करेगा, ठीक है ना। सो कुल मिला के 2 कंप्रेशन 1 एक्सपांशन, ठीक है ना। सिचुएशन सिमेट्रिकल है, ठीक है ना। सिचुएशन क्या है भाई, सिमेट्रिकल है।
सिचुएशन सिमेट्रिकल है और दो कंप्रेशन और एक एक्सपांशन मिल रहा है हर डायरेक्शन में, ठीक है ना। इतना कॉमन सेंस हो गई। देखो एक्स के अलोंग जो है एक्स ये वाले फोर्स के वजह से एक्स के अलोंग जो है एक्सपांशन हुआ, तो एक्सपांशन 1, ठीक है, एक्सपांशन 1 हुआ। और कंप्रेशन कितने हुए, वाई की वजह से कंप्रेशन एक्स के अलोंग और जेड की वजह से कंप्रेशन एक्स के अलोंग। तो कंप्रेशन एक्सपांशन 1 कंप्रेशन 2, ऐसा हर एक फेस के हर एक साइड वही हाल है। एक्स के साइड भी एक्सपांशन 1 कंप्रेशन 2, वाई के अलोंग भी एक्सपांशन 1 कंप्रेशन 2, जेड के अलोंग भी एक्सपांशन 1 कंप्रेशन 2, ठीक है ना। समझ में आ गई होगी बात। तो इस तरीके से अगर आप प्रोसीड करते हो तो कॉन्ट्रैक्शन अलोंग वाई एंड जेड एक्सिस जो है लेटरल स्ट्रेन के बराबर आएगा। अब ये देखो लेटरल स्ट्रेन के बराबर ही क्यों आ रहा है। लेटरल स्ट्रेन की डेफिनेशन देखो भाई यहाँ पीछे जाके, ठीक है ना। पॉइसंस रेशियो में देखो लेटरल स्ट्रेन, ठीक है ना। लेटरल स्ट्रेन का क्या किसके बराबर होता है लेटरल स्ट्रेन, बताओ मुझे। लेटरल स्ट्रेन होता है बराबर आपका किसके बराबर होता है, ओरिजिनल विड्थ, ठीक है ना, डिक्रीज इन डायमीटर डिवाइडेड बाय ओरिजिनल डायमीटर, ठीक है ना। तो डायमीटर तो नहीं है, यहाँ पे रॉड थी इसलिए डायमीटर आया था, ठीक है ना। डिक्रीज इन डायमीटर डिवाइडेड बाय ओरिजिनल डायमीटर, ठीक है। तो वहां पे डायमीटर नहीं आएगा, वहां पे क्या आएगा, तो लेटरल स्ट्रेन जो है ये किसके बराबर होगा आपका, डेल्टा ए, ठीक है ना, नॉट डेल्टा ए, डेल्टा एल डिवाइडेड बाय एल के बराबर होगा, ठीक है ना। समझ में आ रही बात मेरी। अरे भाई इसका जो आप बताओ डायमीटर थोड़ी निकालोगे इसका, आप इसका तो साइड का लेंथ निकालोगे, ठीक है ना। तो डेल्टा एल बाय एल है लेटरल स्ट्रेन, ठीक है। नाउ एल तो 1 के बराबर है, तो ये तो क्योंकि यूनिट क्यूब है पहले ही ले रखा है, तो कॉन्ट्रैक्शन अलोंग वाई और जेड एक्सिस क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन अलोंग वाई एंड जेड एक्सिस होगा सिग्मा पी बाय वाई के बराबर, ठीक है ना। कॉन्ट्रैक्शन क्यों आया, एक्सपांशन क्यों नहीं आया, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन हुआ है वाई और जेड के अलोंग, क्योंकि आप हर डायरेक्शन में एक एक्सपांशन 2 कंप्रेशन कर रहे हो, ठीक है ना। एक एक्सपांशन 2 कंप्रेशन है हर एक डायरेक्शन में, एक्स में भी, वाई में भी, जेड में भी, तो कॉन्ट्रैक्शन आएगा ओवरऑल। लेकिन अभी यहाँ पे हम बता रहे हैं कि वाई और जेड एक्सिस के अलोंग एक्स की वजह से कितना कंप्रेशन हुआ, ठीक है ना। तो एक्स की वजह से जो कंप्रेशन हुआ वो इसके बराबर है, ठीक है ना। अब कंप्रेशन इतना हुआ है तो एक्सपांशन उसका माइनस होगा। अब बताओ भाई मुझे, अगर आपने कोई चीज़ 100 रुपये लॉस में बेचे हो, ठीक है ना, 100 रुपये लॉस में कोई चीज़ बेचे आपने, तो प्रॉफिट कितना हुआ पूछे तो -100 का प्रॉफिट हुआ बोलते हो ना, ठीक है ना। तो उसी तरीके से सिग्मा पी बाय वाई अगर कॉन्ट्रैक्शन हुआ है तो आपका जो प्रॉफिट है वो कितना हुआ, यानी कि प्रॉफिट यानी कि एक्सटेंशन, लॉस यानी कि कॉन्ट्रैक्शन। तो कॉन्ट्रैक्शन आपका इतना हुआ है तो लॉस मतलब प्रॉफिट में कन्वर्ट कर रहे हो लॉस को, तो माइनस साइन लगा दोगे, यानी कि एक्सटेंशन माइनस सिग्मा पी बाय वाई का हुआ है, ठीक है ना, ठीक है। Thus the effect of forces acting parallel to the x-axis, ठीक है ना, is to produce extensions p by y minus sigma by py minus sigma by py, ठीक है ना, सब एक्सटेंशन है ये, ठीक है, along x y and z एक्सिस रेस्पेक्टिवली। x के अलॉन्ग तो एक्सपांशन हो रहा था x डायरेक्शन के फोर्स की वजह से, x डायरेक्शन के फोर्स की वजह से x के अलॉन्ग तो एक्सपांशन हो रहा था, पर y और z के अलॉन्ग कंप्रेशन हो रहा था। वाई और जेड के अलॉन्ग कंप्रेशन हो रहा था तो उसी को माइनस साइन लगा के उसको एक्सटेंशन बोल दिया, ठीक है ना। सो वाई और जेड के अलॉन्ग माइनस सिग्मा पी बाय वाई माइनस सिग्मा पी बाय वाई, ये जो है ये आपके एक्सटेंशन आ गए, ठीक है ना, माइनस साइन लगा दिया, ठीक है। सो इन अ सिमिलर वे कंसिडरिंग द पेयर ऑफ फोर्सेस, अब जो एक्स के अलॉन्ग कहानी है वही वाई और जेड के अलॉन्ग भी वही होगी कहानी, ठीक है ना। तो in a similar way, considering the pair of forces acting along y and z axis, so we have the total extension ex ey and ez along, ठीक है। तो ex ey ez जो है 3 प्रकार के एक्सटेंशन होंगे x y z एक्सिस के अलॉन्ग, ठीक है ना। तो लिख सकते हो, ठीक है। x के अलॉन्ग जो है मैंने बताया था एक एक्सपेंशन 2 कंप्रेशन, 2 कंप्रेशन को एक्सटेंशन में कन्वर्ट करोगे तो माइनस साइन आएगा, ठीक है। तो ये 2 कंपैरिजन है एक्चुअली, ठीक है ना,
ये देखो आप ये निकाला था कंप्रेशन, ठीक है। तो कंप्रेशन है वो, तो उसको अगर एक्सपांशन में कन्वर्ट करोगे, आपको एक्सपांशन निकालना है ना, तो इसी में माइनस साइन लगा दोगे तो ये एक्सपांशन के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो आपने माइनस साइन लगा दिया तो वो एक्सपांशन के बराबर हो गया। तो एक्सपांशन अलोंग एक्स एक्सिस क्या है, इसके बराबर है। एक्सपांशन अलोंग वाई एक्सिस क्या है, इसके बराबर है। एक्सपांशन अलोंग जेड एक्सिस इसके बराबर है। तो हर एक जो साइड है क्यूब की हर एक साइड किसके बराबर हो गई भाई, क्यूब की जो हर एक साइड है वो इसके बराबर हो गई, ठीक है ना। 1 प्लस पी बाय वाई, क्योंकि इतना एक्सपांशन हुआ है, ठीक है ना, इतना एक्सपांशन हुआ है तो 1 में ऐड कर दोगे इनको, ठीक है ना। तो ये हर एक साइड जो है क्यूब की, अब देखो ओरिजिनल लेंथ क्या थी, एक्स के अलोंग ओरिजिनल लेंथ थी 1 के बराबर, क्योंकि यूनिट क्यूब है। तो ओरिजिनल लेंथ एक्स के अलोंग क्या थी, एक्स के अलोंग कहानी क्या थी, ओरिजिनल लेंथ 1 थी। एक्सपांशन इसके बराबर हुआ तो इसमें ऐड कर दोगे, ठीक है, ठीक है। फिर y के अलोंग भी वैसा ही करोगे, 1 ओरिजिनल थी, अब ये ऐड हो जाएगा तो 1 प्लस पी बाय वाई। तो ईच साइड ऑफ द क्यूब बिकम्स लाइक दिस, ठीक है ना। सो ईच साइड ऑफ द क्यूब बिकम्स लाइक दैट, एंड आफ्टर दैट वी विल फाइंड द न्यू वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, ठीक है ना। सो न्यू वॉल्यूम ऑफ द क्यूब किसके बराबर होगा भाई, न्यू वॉल्यूम ऑफ द क्यूब वी डैश, ठीक है ना, वी प्राइम, ठीक है। तो न्यू वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, इसका क्यूब लोगे, इसका पूरे को टोपी चढ़ाओगे 3, ठीक है। तो पूरे को अगर तुम टोपी 3 चढ़ाते हो तो क्या होएगा भाई, ये जो है ये आपको क्या दिख रहा है, अभी देखो आपने फोर्स जो है इलास्टिक लिमिट के अंदर लगाया, ठीक है ना। फोर्स अगर आपने इलास्टिक लिमिट के अंदर लगाया है तो ऑब्वियस सी बात है कि जितनी आपकी क्यूब की, अब देखो ना, क्यूब 1 यूनिट का क्यूब है आपका, ठीक है। तो आप एक्सपांशन करके इतना तो एक्सपांशन नहीं कर दोगे ना कि 2 का क्यूब बन जाएगा, इतना तो नहीं करोगे, इलास्टिक लिमिट के बाहर हो गया ये तो, ठीक है ना। 1 के तुलना में छोटा ही एक्सपांशन करोगे तभी तो कहोगे कि इलास्टिक लिमिट के अंदर है, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, इलास्टिक लिमिट के अंदर अगर हम सारी कहानी बोल रहे हैं, रिलेशन ही हम इलास्टिक लिमिट के अंदर निकाल रहे हैं, तो इसका मतलब ये जो सारे मॉड्यूलस है ये इलास्टिक लिमिट के अंदर ही जब डिफाइंड होते हैं, ये सारे के सारे मॉड्यूलस जब इलास्टिक लिमिट के अंदर ही डिफाइंड होते हैं, तो बताना मुझे कि ये जो वैल्यू है आपका ये 1 से छोटा होगा कि नहीं, बहुत, ठीक है ना, 1 से बहुत छोटा होगा, बिल्कुल सही बात है। अब आपको सबको पता है कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, साइड क्यूब, तो इसका क्यूब कर देंगे। इसका क्यूब कर दोगे तो आपको एक बात पता है बाइनोमियल थ्योरम से कि 1 प्लस एक्स टू द पावर 3 यानी कि n, ठीक है ना, 1 प्लस एक्स टू द पावर n इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स के बराबर होता है। कब जब x इज वेरी 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 स्मॉलर देन 1, ठीक है ना। तो वही चीज लगाई यहाँ पे, ठीक है ना, ये यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा, ठीक है, समझ में आ गई होगी बात होपफुली। सो न्यू वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इसके बराबर आ गया, ठीक है। तो क्यूब का जो नया वॉल्यूम है वो इसके बराबर आया, ठीक है। अब ओरिजिनल वॉल्यूम ऑफ द क्यूब किसके बराबर था, 1 के बराबर था, 1 इंटू 1 था ओरिजिनल वॉल्यूम, तो 1 के बराबर। तो चेंज इन वॉल्यूम किसके बराबर आया, नया वॉल्यूम डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम, नया वॉल्यूम माइनस ओरिजिनल वॉल्यूम, ठीक है ना, नॉट डिवाइडेड बाय माइनस, ठीक है ना। तो नया वॉल्यूम माइनस ओरिजिनल वॉल्यूम, यानी ये 1 कट जाएगा। तो वॉल्यूम स्ट्रेन किसके बराबर आएगा, v यानी कि फिर से 1, तो वॉल्यूम स्ट्रेन इसके बराबर है, v इक्वल टू 1 है। तो वॉल्यूम स्ट्रेस किसके बराबर आएगा, बताना मुझे, वॉल्यूम स्ट्रेस किसके बराबर होगा भाई, फोर्स बाय एरिया के बराबर होगा वॉल्यूम स्ट्रेस, ठीक है ना। तो फोर्स P है, एरिया 1 है, ठीक है ना। तो K जो है बल्क मॉड्यूलस, ठीक है ना, बल्क मॉड्यूलस किसके बराबर आएगा, P/1 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम स्ट्रेन यानी कि ये, ठीक है। तो Y बाय ये, अब ये जो है P/1 तो वही रहेगा, P और P कट जाएंगे ऊपर नीचे के, ठीक है। दिस P एंड P विल कैंसल आउट, ठीक है ना, और Y विल गो अपवर्ड्स, ठीक है। So finally you got this result, and in this way you have derived the relation between, अब ये वॉल्यूम स्ट्रेन कैसे आया ये पूछ रहे हो अगर, तो ये देखो ना ऊपर का फॉर्मूला, चेंज इन वॉल्यूम इसके बराबर आया, ओरिजिनल वॉल्यूम v के बराबर था, ठीक है ना। तो वॉल्यूम स्ट्रेन इसके बराबर आया, ठीक है। वॉल्यूम स्ट्रेस जो है वो आपको पता है कि P/1 है, ठीक है।
क्योंकि फोर्स पर यूनिट एरिया ही स्ट्रेस होता है, ठीक है ना। और यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस और वॉल्यूम स्ट्रेस एक ही होंगे इस केस में, ठीक है ना, क्योंकि आपने सिमेट्रिकली फोर्स लगाया है तीनों डायरेक्शन में, ठीक है ना, इसीलिए, ठीक है। तो वॉल्यूम स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस एक ही होंगे यहाँ पे, ठीक है। सो के का वैल्यू इसके बराबर आया और फाइनली वी गॉट द रिलेशन बिटवीन यंग्स मॉड्यूलस, बल्क मॉड्यूलस एंड पॉइजन्स रेशो, ठीक है ना। तो ये रिलेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, काम का है, पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। आप टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किए हैं तो कर सकते हैं, और प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। यहाँ से हम अगले क्लास में करेंगे रिलेशन बिटवीन माई, ईटा एंड सिग्मा, ठीक है ना, ये हम अगले क्लास में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।